नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले ही थम गया। अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पूरी ताकत लगा दी। चुनाव प्रचार के लिए खूब रैलियां हुई, लेकिन चुनाव प्रचार में जन सरोकार के मुद्दे नदारद रहे। कहीं निक्कर को लेकर बयानबाजी हुई तो कहीं एक्टर पर सियासी बखेड़ा मचा रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उपचुनाव 2023 का सेमीफाइनल है? जब चुनाव से सरकार पर फर्क नहीं पड़ना था तो प्रचार इतना क्यों किया गया? क्या स्टेक पर था? चुनाव प्रचार में विकास पर बहस उस तरीके से क्यों नहीं हुई जो होनी चाहिए थी? क्या किसान कर्ज माफी के जरिए कांग्रेस इस चुनाव को पार पा पाएगी? क्योंकि कांग्रेस के पास यही एक बड़ा मुद्दा था। सवाल यह भी कि क्या बीजेपी को बढ़ती महंगाई का नुकसान हो सकता है? आज चर्चा इन्हीं कुछ सवालों पर करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार का शोर थम गया है। इस बार चुनाव प्रचार का शोर चुनाव आयोग के निर्देश पर 72 घंटे पहले ही बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत दोनों दलों के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर प्रचार किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 50 से अधिक सभाएं की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 15 सभाओं को संबोधित किया। वीडी शर्मा ने बूथ सम्मेलन, महिला सम्मेलन, 40 से अधिक चुनावी सभाओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र खटीक और पूर्व सीएम उमा भारती ने भी प्रचार किया। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, सचिन पायलट ने चुनावी सभा की। 4 सीटों के उपचुनाव के प्रचार में सरकार के 20 मंत्री मैदान में उतरे। कांग्रेस के 30 पूर्व मंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान जहां नेताओं ने जमकर प्रचार किया, वहीं प्रचार के जोश में नेता मुद्दों से भटकते भी दिखे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने वीडी शर्मा को लेकर निक्कर वाला बयान दिया। पीएम मोदी को कमलनाथ ने डायरेक्टर कहा। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक्टर बताने वाला बयान दिया। सीएम शिवराज का गरीबों के यहाँ भोजन करना भी चर्चा में रहा। सीएम शिवराज का कार्यकर्ताओं के यहाँ रात्रि विश्राम करना भी चर्चा में रहा। इस पृथ्वी पर 2 लोगों को जनार्दन कहा जाता है, एक भगवान को, एक जनता को। जनता जब मोहर लगा देती है तो समझ में आता है कौन ने मुंह चलाया और कौन सरकार चला रहा है। मुंह चलाने में सरकार चली गई। पूरे चुनाव में एक उपलब्धि नहीं बता पाए अपने कार्यकाल की। हम पर आरोप लगाते रहे बस। 15 महीने की एक उपलब्धि नहीं है। ऐसी अकर्मण्य सरकार आपने देखी नहीं होगी, ऐसा अकर्मण्य नेता नहीं देखा होगा। 27 लोग 27 महीने में विधायक छोड़ के जा चुके, उस प्रदेश अध्यक्ष को, उस मुख्यमंत्री को। अब उसके बाद भी अगर वो बहुत काम करने वाले हैं तो वो जाने। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी उपचुनाव को चुनाव की तरह लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस 4 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। आज भी सरकार विकास के लिए 2 साल और मांग रही। किस प्रकार रोज झूठी घोषणाएं की जा रही, किस प्रकार जनता को गुमराह करने का किया जा रहा है। आज किसान खाद को लेकर परेशान है, खाद का संकट चल रहा है, कोयले का संकट है, बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं। तमाम बातों को हमने इन चुनाव में जनता के बीच में पहुंचाया। जनता से कहा है कि यह सब तस्वीर देखकर मतदान करें और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस ये 4 सीट भारी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। इस उपचुनाव में सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही कांग्रेस को बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन दोनों इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए हैं। ये सही है कि इन बाई इलेक्शन के रिजल्ट से सरकार की सेहत पर कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। और आप देखेंगे कि उसके बावजूद कांग्रेस और बीजेपी दोनों एडी चोटी का जोर इस चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि चुनाव होता है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती कि चुनाव को गंभीरता से न ले। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। 4 सीटों पर पूरी फौज लगा दी। 2 नवंबर को आने वाले चुनाव नतीजे 2023 का मिजाज बताने वाले भी साबित हो सकते हैं। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टी न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय मैं आपको करा देता हूं। सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आज जयंत वर्मा जी आपसे ही।
मुख्यमंत्री की 50 से ज्यादा सभा हुई और चुनाव की घोषणा होने से पहले के कार्यक्रम अलग हैं जो लगातार हुए। उसके बाद वीडी शर्मा ने 40 से ज्यादा सभाएं की, केंद्रीय मंत्री आए, राज्य सरकार के 20-20 मंत्री प्रचार करने पहुंचे। ऐसा क्या है सर इस चुनाव में कि इतना ज्यादा फोकस इस चुनाव पर बीजेपी ने किया और कांग्रेस ने भी किया? देखिए लोकेन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चुनाव कोई सरकार को कोई प्रभाव नहीं डालने वाले हैं, न सरकार गिरेगी न सरकार में कुछ अंतर आने वाला है। परंतु ये है कि अभी जो महंगाई इतनी बढ़ रही है जिससे हर कोई मतलब परेशान है, और इसके साथ ही साथ जो दूसरे मुद्दे हैं वो किसानों का मुद्दा है, कर्ज वाली मुद्दा है, दूसरा भ्रष्टाचार तो आम मतलब वो हर जगह है ही है। तो इन सब चीज़ों को देख के पर सबसे बड़ा ये किसानी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा है। और एक मुद्दा है जो कि ये जो सरकार जिस प्रकार से बनी है और जिस प्रकार से कांग्रेस को छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी लोगों ने ज्वाइन किया है, तो इसके संबंध में आम जनता क्या सोच रही है उसका नतीजा अब इसमें आने वाला है। और ये नतीजा जो है ये मुझे लगता है कि अगले जो विधानसभा का चुनाव होगा उस पे काफ़ी रिफ्लेक्ट करेगा, और खासकर यदि इसमें भारतीय जनता पार्टी को पराजय होती है तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी उसकी आंच आएगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली ले रही है, और कांग्रेस अब कितना इसमें प्रचार कर पाती, क्योंकि कांग्रेस प्रचार करे ना करे हर आदमी तो समझ रहा है स्थितियाँ क्या हैं। तो इसलिए ये चुनाव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भावी जो राजनीति है उसका संकेतक के रूप में देखा जाएगा इसको। तो इसीलिए ये दोनों पार्टियों ने इसमें काफी जोर लगाया है। अब देखना है 2 तारीख को ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल, उससे पहले वोटिंग है। सनवर पटेल जी, कुछ बड़ा स्टेक पर लगाया क्या सर? इतनी मेहनत, इतना पसीना बहाया गया एक उपचुनाव के लिए, ये तो ऐसा लग रहा था कि विधानसभा का मुख्य चुनाव हो रहा हो। देखिए लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव चुनाव को पूरी गंभीरता से लिया है। और मैं तो इसके ऊपर एक और बात बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में होती है। वो अपने लगातार कार्यक्रम करती है। तो जो सक्रिय होता है, जो जनता के बीच में लगातार जाने का काम करता है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में तो स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि एक और उपचुनाव अब सिर पर है, और भगवान न करे एक तो यहाँ ऐसा कुछ वो भी रहा है कि कभी सारी सीटें भर नहीं पाती हैं, कुछ और हो गया तो कुछ और सीटें भी खाली हो सकती हैं। आप लोग विधायकों की लाइन लगाकर खड़े ही हुए हैं, तो क्या सरकार चुनाव में ही रहेगी पूरे टाइम? क्या मंत्री चुनाव में ही रहेंगे पूरे टाइम? उपचुनाव को उपचुनाव रहने दें। अब पूरा जवाब अगर आप मेरा सुनेंगे प्रश्न के बाद तो मैं पूरा जवाब दे पाऊंगा। हाँ, बोलिए। देखिए, आपने पहला जवाब मेरा सुना नहीं, लेकिन ठीक है, मैं दूसरे का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लोकेंद्र जी, जहां तक उपचुनाव का सवाल है, ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं? अगर कांग्रेस के विधायक जी जो अनुभवी है या प्रतिबद्धता वाले हैं या जिनकी जनता के बीच में इमेज है, वो कांग्रेस को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या ये चिंतन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए? क्या इस पर मंथन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए? आखिर वो जब कांग्रेस को छोड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा कोई संवाद नहीं होता है, शीर्ष नेतृत्व हमसे बात नहीं करता है, शीर्ष नेतृत्व है कौन ये पता नहीं है। उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये होता है कि अगले साल तक हम अध्यक्ष को चुन लेंगे। तो ये बताइए कि ऐसे जनता के प्रति, वो तो देखिए जनता के प्रति, जनता नहीं, आपका सवाल क्या है और फिर मैं जवाब क्या दे रहा हूँ। देखिए, आपका सवाल है कि वो क्यों उपचुनाव हो रहे हैं। नहीं, ये वाले चुनाव तो 4 नेताओं का निधन हुआ इसलिए हो रहे हैं। वो अगला मैंने इसलिए पूछा कि अगर चुनाव होते रहेंगे इसी तरीके से तो ये तो 5 साल सरकार चुनाव में ही चली गई। कुछ कोरोना में चला गया समय, कुछ 28 सीटों के उपचुनाव, फिर दमोह का उपचुनाव, फिर ये 4 सीटों का उपचुनाव, फिर आगे उपचुनाव, तो इसी में पूरी सरकार लगी रहेगी फिर तो। देखिए लोकेंद्र जी, ये 4 जो उपचुनाव हुए हैं ये अपने समय से भी 6 माह बीत जाने के बाद हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल की परिस्थिति में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जब समय को देखा कि अब बीमारी पर अंकुश है, तब चुनाव की घोषणा की। तो निश्चित रूप से जब निर्वाचन आयोग आप सवाल समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इतनी ज्यादा इसमें सरकार को लगने की क्या जरूरत थी? मैं ये जानना चाह रहा हूं
कि उपचुनाव सरकार का महज जो- 50-50 नहीं, जो सभाएं, जनता- हाँ, जो- प्रदेश हाँ, अध्यक्ष करें तो ठीक जो है, मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब वहां पर लगे हुए थे, ऐसा क्या स्टेक पर था? लोकेंद्र जी और बढ़ा लीजिए 80। मैं आपको विस्तार से बता सकता हूं कि विष्णु दत्त शर्मा जी ने 23 बड़ी सभाएं की है, 21 उन्होंने जनसंपर्क के कार्यक्रम किए हैं, 17 उन्होंने युवा सम्मेलन किए हैं। ऐसे चुनाव घोषणा के बाद 55 और चुनाव की घोषणा के पहले 25, कुल 80 प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारी सभाएं और कार्यक्रम किए हैं, और ये हम आगे भी करते रहेंगे। जो जनता के बीच में जाता है, लोकेंद्र जी मेरी जवाब पूरा होने दीजिएगा, जो जनता के बीच में जाता है, जनता के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करता है, उनके सुख दुख में खड़ा होता है, वही जनता में आशीर्वाद लेने की हिम्मत रखता है। इसलिए हम जनता के बीच गए, हमारे नेता, और जनता का आशीर्वाद हमारे नेताओं को मिला। और जब 2 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो निर्णय के रूप में चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब विजय होगी तो आपके सामने रिजल्ट हम आपके सामने और हमारे सामने होंगे। और ये उपचुनाव नहीं होना चाहिए, ये अगर कहीं आपका प्रश्न था तो फिरोज भाई से पूछिए कि ये अपने नेताओं से संवाद क्यों नहीं करते हैं, अपने अनुभवी और प्रतिबद्धता वाले नेताओं को क्यों सम्मान नहीं देते हैं, क्यों उनसे संपर्क नहीं करते हैं, क्यों उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ती है। फिरोज सिद्दीकी जी, क्योंकि आंकड़े आप लोगों के भी सामने आए हैं, कमलनाथ चेहरा थे लेकिन उनकी सभाएं कम हैं बीजेपी के नेताओं के मुकाबले, तो आपको क्या लग रहा है सर कि आपके बड़े नेताओं की सक्रियता कम रही या ग्राउंड लेवल पर ज्यादा काम किया, और आपके लिए क्या स्टेक पर है इस चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस ने भी कोशिश तो पूरी की है माहौल बनाने की? देखिए, जनता से हमने यही बात कही है जाके कि जिस तरीके से बेलगाम महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से सरकार बेलगाम हो गई है, हजारों किसान जो हैं दिल्ली को घेर के बैठे हैं, सरकार उनकी बात नहीं सुनती, ये लोकसभा का मुद्दा था। और साथ में ये जो सरकार है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को कुचल रहे हैं और न्याय भी नहीं दे रहे हैं, तो इन पर अंकुश लगाना जरूरी है, इस सरकार पर लगाम लगाना जरूरी है। और अगर लगाम लगा सकता है तो लोकतंत्र में जनता ही लगाम से लगा सकती है, वोटर लगाम लगा सकता है, और इसीलिए हमने यही सामने रख के वोट मांगा। जहां तक कमलनाथ जी की सभा हमने देखी, अपनी एक रणनीति से चुनाव लड़ा, हमने लोकलाइज्ड कैंपेन चलाया, हमने हमारे जो विधायक, पूर्व मंत्री, बड़े बड़े नेता जो लगे थे वो छोटी छोटी सभाएं कर रहे थे ताकि हम अपनी बात को ज्यादा जनता तक पहुंचा सके और हमारी बात ज्यादा जनता तक जा सके। जहां तक ये सवाल कर रहे थे कि जो कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल के नहीं रख पाती, इन्होंने सचिन बिरला को तोड़ा ही इसीलिए है कि एक मैसेज दे सके कि ये जनता में, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं, इनकी भारी हार हो रही है चारों तरफ, और हर राज्य में महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी को तोड़ा इन्होंने, गोवा में जेडीएस का आया आदमी कर्नाटक का मुख्यमंत्री है, टीएमसी से आया आदमी बंगाल का लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस से आया आदमी जो है वो इनका जो है असम का चीफ मिनिस्टर है, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट आया है वो इनका चीफ मिनिस्टर बन गया। तो ये जो है ये हर राज्य में ये इनके पास ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, वो नहीं है तो सीडी है, कुछ नहीं है तो ड्रग्स के ही मामले में फंसा देते हैं ये लोगों को। ये जिस तरीके से दबाव की राजनीति कर रहे हैं वो कुछ दिन में ये पंजा छाप भारतीय जनता पार्टी पड़ गई है। सिद्दीकी जी कि इतना आसान है, अगर आपके दामन पर कोई दाग नहीं है तो कोई भी किसी को फंसा सकता है, ऐसे दबाव बना सकता है, इतना आसान है क्या? फिरोज सिद्दीकी पर कोई दबाव बना सकता है क्या? आप देखिए, कमलनाथ पर कोई दबाव बना सकता है क्या? मैं सीधा सवाल पूछता हूं। आप देखिए आपके 67 पत्रकारों को इन्होंने सिडिशन लगा के महीनों जेल में रखा, क्या ये गलत है? उन बेचारे पत्रकारों में चलो 2, 5, 10, 15, 25। फिरोज सिद्दीकी भी, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल हो सकता है बीजेपी की नाम लिखा हो आपके नीचे। नहीं हो सकता। जिन लोगों को ये आदत है, ये अपनी रणनीति बनाते हैं जमीन पे और ये देख लेते हैं कि अब कौन किसके ऊपर ये टारगेट करना है, क्योंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, इसको तो कंपनी चलाने लगी इस पार्टी को। तो अब ये पार्टी अपनी ना विचारधारा पर है, नहीं तो ये श्योर है कि फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस में ही हैं। अब 6 महीने बाद पता चलेगी बीजेपी के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सनवर पटेल जैसे लोग जो वर्षों से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में, ये तो अब दरी बिछाने के काम के खाली, बाकी तो अब राजनीति करेगा, मंत्री विधायक तो कांग्रेसी या दूसरी पार्टी के लोग बनेंगे। सिद्दीकी के साथ नहीं हो सकता तो और इतने कमजोर कहां पड़ जाते हैं फिर वो लोग?
नहीं, देखिए, जो विधायक है जिनको ये जरूरत है, जिस दिन ये मुझे पकड़ना चाहेंगे तो मुझे जेल तो भेज देंगे ये, लेकिन मैं क्योंकि 3 पीढ़ी का कांग्रेसी हूं, इसलिए इनसे टूटूंगा नहीं। जो बेचारे टूट जाते हैं वो चले जाते हैं। और राहुल गांधी जी ने साफ कहा है, आपने एक बात सुनी होगी कि जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से डर जाए वो कांग्रेस छोड़कर चला जाए, जो डर गया वो चला गया। बस सीधी सी बात है। इनसे पूछो कि इनको क्या जरूरत पड़ी है बाहर के विधायक लाके अपनी पार्टी में टिकट देके उनको चुनाव लड़ाने की। क्या सचिन बिरला के आने से इनकी पार्टी जो है बहुमत में आ गई, या इनकी सरकार अल्पमत में थी कि इनको लोगों को तोड़ना पड़ गया? और मैं बिल्कुल ये जानना चाहता हूँ सनवर पटेल, कौन सी लोकतांत्रिक संस्कृति पटेल जी, मैं बिल्कुल ये जानना चाहता हूँ कि जो कांग्रेसी विधायक हैं उनको ठीक है कांग्रेस की विचारधारा रास नहीं आ रही, लेकिन वो विधायक हैं सर, और वो कांग्रेस में रहकर भी काम कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों की सरकार है। अगर उनके फंड ना रुकें तो उन्हें जरूरत क्या है? जब चुनाव आएंगे बाद में तब आ जाएं। देखिए लोकेंद्र जी, हमारे विद्वान मित्र फिरोज सिद्दीकी जी कई मंचों पर ये बात कहते आए हैं। मैं थोड़ा समय लूंगा, आपको विस्तार से जवाब देने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस में कोई भी अच्छा नेता नहीं है, लेफ्ट में कोई अच्छा नेता नहीं है। कांग्रेस और लेफ्ट में भी जो अच्छे नेता हैं, जो अनुभवी हैं, जो प्रतिबद्धता वाले हैं, जो भारत के लिए काम करना चाहते हैं, जो गांव गरीब किसान के लिए काम करना चाहते हैं, जो अंत्योदय के लिए काम करना चाहते हैं, अगर उनका सम्मान कांग्रेस में नहीं होगा और वो भारत के लिए, वो गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन तमाम लोगों की, फिरोज भाई की भी स्वागत करती है और अभिनंदन करती है। लेकिन अभी स्वागत करने का समय नहीं है ना सर, अभी कोरोना का टाइम है। कोरोना के टाइम में अब देखिए, चिंतन का जो काम है कि इनके अच्छे लोग इनके पास रहे, वो कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस में चिंतन करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड है। अब इन्होंने कहा था प्राइवेट लिमिटेड भाजपा है। अरे नरेंद्र मोदी जी एक सामान्य परिवार में पैदा हुए आज देश के प्रधानमंत्री हैं। जेपी नड्डा जी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विष्णु दत्त शर्मा जी एक सामान्य परिवार में पैदा होकर 35 साल तक प्रचारक की भूमिका में रहने वाला व्यक्ति आज प्रदेश का अध्यक्ष है। साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस में प्राइवेट लिमिटेड है। वहां पिछले तमाम पीढ़ियों से, तमाम 3 पीढ़ियां फिरोज भाई ने खुद के परिवार की गिनाई, में बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन तीनों पीढ़ियों में कितनी कांग्रेस हो गई है। ये वो ह्यूम से चालू हुई कांग्रेस, तो जब देश की आजादी में इसका योगदान हुआ, तो आजादी के बाद ये कह दिया महात्मा गांधी जी ने, कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। आपने खत्म नहीं किया, नेताओं ने। आपका परिवार तो ईमानदारी से काम करता रहा, लेकिन जो नेतृत्व कर रहे थे ना, वो कई भागों में कांग्रेस बढ़ गई। तृणमूल कांग्रेस अलग, तमाम कांग्रेस से अलग, और ये इंदिरा कांग्रेस है। ये इंदिरा कांग्रेस, अरे वो सब ठीक है, आप क्यों पंजा छाप का भारतीय जनता पार्टी बन गए, ये तो बता दें। आप क्यों पंजा छाप बन गए? 40% से ज्यादा लोग 40% वो इंस्टीट्यूट बन गए कि आपके यहाँ नेता पकेंगे। आप क्या कांग्रेस ही हो गए? नेता आपके यहाँ पकेंगे, काम बीजेपी के लिए करेंगे। आप अगर अपने नेताओं का सम्मान नहीं करेंगे और वो नेता मैंने कहा के लिए काम आपको करना वर्मा जी बता देंगे कि ये जो है पुरानी बच्चा चोर पार्टी है। ये टॉफी देख के बच्चा उठाना इनका पुराना शगल है। जनसंघ के जमाने से काम करते हैं। वर्मा जी बता देंगे आपको। और इनके पहले जो मध्य प्रदेश के जनसंघ के अध्यक्ष थे वो भी कांग्रेसी थे। तो ये इनकी खासियत है। ये आप चूंकि चुनाव इनके पास कुछ है नहीं नैरेटिव, और ये कांग्रेस का ये नैरेटिव ला रहा है किसी तरीके से उसको बेचारे को घबरा के, और वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। सचिन बिरला हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वो इस्तीफा दे दे, हिम्मत नहीं कर पा रहे वो इस्तीफा दे दे। पहले इस्तीफा देते ना वो, और फिर जाके ज्वाइन करते, और बाकायदा उन्होंने सदस्यता भी नहीं ली, खाली गमछा पहना उन्होंने, सदस्यता भी नहीं ली। नहीं तो उनकी जो है 6 साल की सदस्यता काम आसान कर दें थोड़ा सा। नहीं, हम क्यों निष्कासित कर दें? क्यों जनता के ऊपर बोझ डालें उपचुनाव का? हम इसलिए निष्कासित नहीं करेंगे। हम उपचुनाव का बोझ नहीं डालेंगे। 2023 में जनता उनका हिसाब कर देगी सचिन बिरला का। जयंत वर्मा जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे। विधिवत सदस्यता दे देना उसको, क्यों नहीं दे रहे उसको विधिवत सदस्यता? जयंत वर्मा जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूं सर। ये पिछले जो 3 साल गुजरे हैं 2018 के बाद, कोविड का अटैक हुआ, उसमें नुकसान,
कमलनाथ सरकार ये कहती थी कि हमारा को तो समय कम मिला क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। उसके बाद एक उपचुनाव हुए 28 सीटों के, फिर दमोह का उपचुनाव हुआ, और जिस तरीके से जिस मैग्नीट्यूड पर ये चुनाव हो रहे हैं कि पूरी सरकार, पूरा विपक्ष सब जुट जाते हैं, 1 सीट पर हो या 4 सीट पर हो, तो इसमें क्या जनता का नुकसान नहीं हुआ इन 3 सालों में? नहीं, नुकसान तो हुआ। अब ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में तो ये सब भुगतना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ तो वो है नहीं, डिक्टेटरशिप या तानाशाही जैसी तो कुछ है नहीं। अब लोकतंत्र की ये सब चीजें, अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है तो जो विधायिका है, विधायिका में ऐसे लोगों को जाना चाहिए जो जनता के हित में कानून को बनाए, या जो अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून चल रहे हैं जो कि आज बिल्कुल ही यूजलेस हो चुके हैं, उन पे विचार करें और उनको बदलें तो लोगों को भलाई होने लगे। देखिए, जो मंत्री है वो तो न्याय करने की शपथ लेता है जनता के साथ। न्यायपालिका जो है वो जज न्याय करने की शपथ नहीं लेता, कानून की मर्यादा बनाने की शपथ लेता है। तो इसलिए ये न्यायपूर्ण कानून बन जाए, इसके लिए हम लोग विधायिका को चुनते हैं। परंतु कोई पार्टी ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देती है जो कि इस पक्ष को देखें। तो अब तो संख्या बल के आधार पे करना चाहते हैं, क्योंकि उपचुनावों को इस तरीके से लड़ना सही है क्या? चाहेगा वो होगा, उनको हाथ उठाने के लिए जिस तरीके से पूरा उपचुनाव हुआ, ऐसा लग रहा था कि विधानसभा का प्रॉपर चुनाव हो रहा हो, ये ठीक है क्या? हाँ, अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मतलब बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। यदि ये चुनाव हारते हैं तो फिर ये मैसेज जाएगा कि ये जो सरकार है, अब जनता का विश्वास इससे हट रहा है, और अगला जो चुनाव होगा उसका भी मतलब रिफ्लेक्शन दिखेगा। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी। हालांकि प्रधानमंत्री नहीं आए इसमें, पर यह है कि ताकत पूरी लगाई है इन्होंने। कार्यक्रम और तो कांग्रेस ने भी लगाई है, क्योंकि कांग्रेस ये बताना चाहती है कि भाई जो महंगाई है और तमाम। अमित शाह भी आ गए, या यूं कहें वो आए दूसरी तरीके से, लेकिन हाँ वो तो हो गया। हाँ, जी वो भी दिख ही गया इस चुनाव में। फिरोज सिद्दीकी जी, लेकिन आप लोगों का क्या स्टेक पर है इस चुनाव में अगर देखें तो? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो 2 टिकट मिले आपकी पार्टी में वो दिग्विजय सिंह के कहने पर मिले। क्या दिग्विजय सिंह की फिर साख स्टेक पर है, या कमलनाथ क्योंकि चेहरा है और उन्हीं के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया, वही प्रचार में स्टार कैंपेनर भी दिखे, उनकी साख पूरी स्टेक पर रहेगी? और अगर ये चुनाव हार गए तो क्या फिर कांग्रेस में भी कुछ बदलाव की जो आवाज है वो बुलंद होगी? देखिए, ये चुनाव कांग्रेस ने इसलिए मजबूती से लड़ा कि हमको 2023 के लिए अपने संगठन को एक मैसेज देना है, और जनता में भी एक मैसेज देना है कि ये जो सरकार है ये बेलगाम सरकार है, इसकी लगाम खींचो। तो लगाम खींचने के लिए हमने इसको पूरी ताकत से लड़ा है। और क्योंकि हम चुनाव से पहले भी देखिए कि हम महंगाई के मुद्दों को लेकर जन जन तक जा रहे, प्रदेश व्यापी हम लोगों ने आंदोलन चलाए चुनाव से पहले भी। तो महंगाई को लेके चलाया, पेट्रोल डीजल को लेके चलाया, बिजली के बिलों को लेके चलाया, किसानों को लेके चलाया। ये तो पूरी सरकार जो है चुनाव लड़ रही थी। खाद से परेशान किसान और तमाम जो परेशानी है जनता की, वो छोड़ के पूरा मंत्रालय खाली पड़ा है। पूरे के पूरे मंत्री और विधायक जो थे वो पूरी सरकार लेके ना 4 उपचुनावों में लगे थे। हमारा जो है दिग्विजय सिंह जी के कहने से या कमलनाथ जी के कहने से कोई टिकट नहीं है, सारे टिकट कांग्रेस पार्टी के। हमने जो भी तो वीडियो वायरल हो गए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता सनवर पटेल जी से मैं आखिरी कमेंट चाह रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। सनवर जी, जनता की क्योंकि हमने भी आवाज सुनी है और उनके मुद्दों को एड्रेस ठीक से नहीं किया गया, चाहे बात खाद की हो, महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, इनको एड्रेस कर पाए आप लोग जल्दी से? 30 सेकंड से। निश्चित रूप से लोकेंद्र जी, महंगाई बढ़ी है लेकिन उसके कारण वैश्विक है, उसका कारण लोकल नहीं है। और किसानों के बारे में जहां तक आपने बात की, तो मध्य प्रदेश का किसान जानता है कि कांग्रेस के शासन में उसको 27% ब्याज ऋण पर देना पड़ता था। जीरो अगर किसी समय नहीं है सर, रोक रहा हूं मैं आपको। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, माफी के साथ रोक रहा हूं। अब जनता की बारी है, प्रचार खत्म हो चुका है, जनता तय करे कि किसकी बातें उन्हें ज्यादा समझ आई हैं और कौन उनके लिए बेहतर कर सकता है। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौट रहे हैं।